हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में वैसे तो हम नदियाँ पढ़ने वाले थे, लेकिन उसके पहले हमारा एक चैप्टर बचा जा रहा है भारत के तटीय मैदान या तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तटवर्ती मैदान कहाँ पाए जाते हैं और ये कौन कौन से हैं। तो चूँकि तटवर्ती मैदान पढ़ना है यानी कि समुद्र के किनारे किनारे, तो सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत का एक मैप बना करके सबसे पहले हम उनकी लोकेशंस को देख लेते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। आपको यहाँ पर हमने पढ़ाया है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, और पूरब तरफ भी एक कई टुकड़ों में विखंडित एक माउंटेन रेंज है जिसको पूर्वी घाट कहते हैं। ये क्या है? ये पश्चिमी घाट है। कायदे से इसको समझ लीजिए, बहुत सारे प्रश्न आपके इससे बनेंगे। और ये है पूर्वी घाट। इस पे हम पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये आपका अरब सागर है। ये है अरब सागर, और इधर है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में कुछ मैदानी क्षेत्र है जिसको पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। यानी कि ये एरिया जो है वो एक प्लेन यानी एक मैदान का निर्माण करता है। इसको कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान, पश्चिम तटवर्ती या तटीय यानी वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स मैदान। और जो पूरब की तरफ पूर्वी घाट और समुद्र तट यानी बंगाल की खाड़ी के बीच में एक मैदान डेवलप हो जाता है, इसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। देखिए, जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये कम सकरा है, यानी कि ये बहुत सकरा मैदान है। ये सकरा मैदान है। और ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ये थोड़ा चौड़ा, यानी बहुत नहीं लेकिन थोड़ा चौड़ा मैदान है। पश्चिमी से चौड़ा है, इसीलिए इसको बताना ज़रूरी था, क्योंकि आगे भी हम ये समझेंगे इस चीज़ को कि ये सकरा क्यों है और ये मैदान थोड़ा इससे बहुत नहीं लेकिन इसकी अपेक्षा वो चौड़ा है मैदान। तो इन दोनों मैदानों में अंतर भी आपको समझना है और क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर हैं, उन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। ये मैदान जो है ये गुजरात के क्षेत्र तक भी, यहाँ तक का भी शामिल किया जाता है पूरा इसी में। कुछ विद्वान इसको सिर्फ यहीं महाराष्ट्र के क्षेत्र से मानते हैं, कुछ गुजरात के क्षेत्र से मानते हैं इसे मैदान को, क्योंकि यहाँ भी समुद्र तट है तो ये भी जो है तटवर्ती मैदान ही हुआ। तो इसका निर्माण कैसे हुआ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम अलग अलग इन दोनों को डिस्कस करेंगे। निर्माण देखिए, इधर जो अरब सागर है, अरब सागर की प्लेट नीचे बैठ गई, इस वजह से यहाँ पर हमने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट एक ऊंचे पर्वत के रूप में दिखाई पड़ता है। बाद में जो इस पठार से नदियाँ आती हैं अरब सागर की तरफ और कुछ नदियाँ जाती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो उन नदियों ने इन वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट और पठार यहाँ से मिट्टी को काट काट करके समुद्र के किनारे जो है पटान किया है, उसी से ये मैदान डेवलप हुए हैं। तो एक तो इसमें नदियों का योगदान है। कौन सी नदियाँ? जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, यानी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बहने वाली नदियों ने अपक्षय, अपर्दन और डिपोजिशन यानी अवसादन, इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इन मैदानों का निर्माण किया है। तो एक कारक ये है। दूसरा जो है, समुद्र की लहरों का भी इस मैदान के निर्माण में योगदान है। समुद्र की लहरें भी जो है अपने टाइड्स के साथ में मिट्टी ला करके यहाँ पर इकट्ठा की और उससे भी इस मैदान को बनने में सहयोग मिला है। तीसरा कारण है, यानी तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तीसरा कारण ये है प्लेट टेक्टोनिक्स का, कि कुछ जगहें ऊपर उठी हैं और कुछ नीचे धंसी हैं, यानी उत्थान और निमज्जन, इन प्रक्रियाओं से भी इस तट का निर्माण हुआ है, इन मैदानों का निर्माण हुआ है।
तो यहाँ पे निर्माण में 3 चीज़ें हैं। एक तो नदियाँ हैं, नदियों ने क्या किया है, अपर्दन किया है, अपर्दन और अवसादन या निक्षेपण, इन प्रक्रियाओं से जो है नदियों ने ये मैदान डेवलप किया है। दूसरा समुद्री लहरें, समुद्री लहरें, सी वेव्स, इन्होंने भी यही काम किया है, इन्होंने भी अपर्दन किया यानी इरोजन किया है और निक्षेपण भी किया है यानी डिपोजिशन। जो काम नदी ने किए वही समुद्र ने किए। और तीसरा कारक इसके निर्माण में है प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधियां, प्लेट विवर्तनिकी, यानी कि उत्थान। उत्थान का मतलब होता है किसी क्षेत्र का ऊपर उठ जाना, और निमज्जन यानी धंस जाना, सबडक्शन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, निमज्जन। तो उत्थान और निमज्जन की घटनाएं, प्लेट टेक्टोनिक्स की घटनाएं हैं, उनकी वजह से भी इस मैदान को निर्मित होने में सहायता मिली है। तो निर्माण के 3 कारक हो गए इसमें, नदियां, समुद्र लहरें और प्लेट विवर्तनिकी। इन वजहों से समुद्र के किनारे किनारे एक सकरे मैदान का निर्माण हुआ है। तो अब हम एक एक पे डिस्कस करेंगे, पश्चिमी और पूर्वी देखते हैं इसको। तो ये वाला फिगर आप बना लें। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनको कितने भागों में बांटा गया है और किन किन नामों से जाना जाता है, वो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम इनकी विशेषताओं पर बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, सभी प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका विभाजन देख लेते हैं। विभाजन, तो देखिए सबसे पहले तो 2 बड़े भाग इसमें किए गए हैं। एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान, पूरब के तट पे जो मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान। ये 2 विभाजन हैं, दोनों हमने आपको चित्र में बना के भी दिखा दिए। अब यहाँ पे हम इसको पूरा क्षेत्रीय विभाजन को समझेंगे। ये आपका कच्छ है और ये आपका काठियावाड़ क्षेत्र है, खंभात की खाड़ी, और ये आप आ गए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। बस इतने ही मैप की ज़रूरत है। तो देखिए जो हमारा पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट कहाँ से कहाँ तक है पहले ये देखें। पश्चिमी तट ये जो आपका है ये है कच्छ का मैदान, इसको क्या बोलते हैं, कच्छ का तट। तट कहें या कच्छ तट का मैदान, दोनों में अंतर समझ लें। तट है और तट के साथ जो लगा हुआ मैदान भी है, तो तटीय मैदान उसी को कहा जाता है जो तट से लगा हुआ मैदान होता है। तो ये क्या है, कच्छ। कच्छ से प्रारंभ होता है और यहाँ पर एक स्थान है नागरकोई, नागरकोई या कन्याकुमारी, दोनों अलग अलग हैं, उसी का नाम नहीं है। कन्याकुमारी, कटक या केप कमोरिन, यहाँ पे स्थान है जो सबसे यहाँ पर आखिरी में। कच्छ के रण से लेकर के, रण आप कच्छ, कच्छ का रण, यहाँ से लेकर के नागरकोई कन्याकुमारी तक जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान है। कहाँ से कहाँ तक है, कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब इसको कई भागों में बांटा गया है, कहाँ कहाँ पे डिवीज़न किया गया है पहले उसको देखें। कच्छ से स्टार्ट करेंगे, ये आपकी कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक स्थान मिलेगा दमन, दमन। तो कच्छ के रण से लेकर के दमन तक का जो भाग है, इसको जो है एक नाम दिया गया है, इसको कहते हैं गुजरात का तट, या इसमें अलग अलग भी नाम हैं।
इसको काठियावाड़ का तट भी कहते हैं, सौराष्ट्र तट भी कहते हैं। हम इसको मैदान के रूप में जब पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं गुजरात तट, गुजरात तटीय मैदान। क्योंकि हम मैदान पे बात कर रहे हैं इसलिए मैदान पढ़ेंगे। ये यहाँ पे स्थित हैं पूरे इस तरह कच्छ में, और यहाँ काठियावाड़ के क्षेत्र में भी इस तरह से मैदान स्थित हैं। तो इनको गुजरात तटीय मैदान कहा जाता है। कहाँ तक लेंगे इसको हम? दमन तक। दमन के बाद में महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र तक चले आएंगे। आपको यहाँ पे मिलेगा गोवा। ये क्या मिलेगा? गोवा। तो ये जो गोवा और दमन के बीच का मैदान है, यहाँ पे जो मैदान पड़ेगा इसको कहते हैं कोंकण मैदान, कोंकण मैदान या कोंकण तटीय मैदान, तट मैदान। देखिए इस तट का नाम भी कोंकण है और जो साथ में मैदान लगा हुआ है उसको कोंकण तट मैदान कहते हैं। गोवा के बाद में और नीचे आएंगे जब, तो आपका कर्नाटक शुरू हो जाता है। और कर्नाटक में केरल शुरू होने से पहले आपको एक स्थान मिलेगा मंगलौर, मंगलुरु या मंगलूर, मंगलुरु या मंगलौर। तो यहाँ तक का जो ये मैदान डेवलप हुआ गोवा से लेकर के मंगलौर तक, इसको कहते हैं कन्नड़ तट या कर्नाटक तट, कन्नड़ तट मैदान लिख लीजिएगा, कन्नड़ तट मैदान। और इसके बाद में मंगलौर से लेकर के नागरकोई तक ये जो मैदान है ये केरल में खास करके पड़ता है। इसको कहते हैं मालाबार तट, या मालाबार तट पे है तो उसको मालाबार तट मैदान, मालाबार तट। ये आपके जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके अलग अलग क्षेत्रों में मैदानों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। दमन से गोवा, गोवा से मंगलूर, मंगलूर से नागरकोई तक। चलिए इसको भी हम उसी हिसाब से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नागरकोई या कन्याकुमारी, दोनों ही स्थान यहीं पर हैं, कन्याकुमारी तक। तो ये मालाबार तट हो गया। तो इसमें पश्चिमी में कितने डिवीजन बने? एक है गुजरात तट, गुजरात तट। दूसरा है कोंकण तट। फिर है कन्नड़ तट, या इसको कर्नाटक तट भी बोलते हैं, कन्नड़ तट। और मालाबार तट। 4 हुए, 1 2 3 4। ये 4 जो है नाम है इसमें। अब पूरब तट में आते हैं हम। पूरब तट में देखते हैं पूरब की तरफ जो मैदान है उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो देखिए पूरब की तरफ कई तरीके से वर्गीकरण किया गया है, अलग अलग पुस्तकों में आपको मिलेगा। मैं आपको सभी वर्गीकरण बता दूंगा, उसी हिसाब से जैसा प्रश्न है वैसा आप टिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे उड़ीसा है, तो जो उड़ीसा में तट पड़ता है उसको कहते हैं उत्कल, इसको कहा जाता है उत्कल। और ये कहाँ तक है? वैसे तो ये काफ़ी आगे तक है, लेकिन विशेष करके इसको उड़ीसा में कहा जाता है। हालांकि आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग उत्कल तट कहलाता है। उत्कल तट के बाद में विशेष करके आंध्र प्रदेश में जो तट पड़ता है उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, या आंध्रा का तट या काकीनाडा ये है, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार या आंध्रा तट, आंध्रा तट। जो उत्तरी सरकार है वो विशेष करके गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र जो होता है वो उसको उत्तरी सरकार कहते हैं। और आंध्र प्रदेश के तट को आंध्रा का तट भी कहा जाता है, या फिर इसको काकीनाडा भी कहा जाता है। बाकी जो लास्ट में तमिलनाडु का क्षेत्र बचता है इसको कहते हैं
कोरोमंडल तट, ये जो आपका बचता है ये है कोरोमंडल, कोरोमंडल तट और इसके साथ लगे हुए मैदान। अब एक डिवीज़न आपको और मिलेगा। देखिए कभी कभी झील के स्थान के आधार पर बांट दिया जाता है। ये देखिए प्रादेशिक विभाजन है। उड़ीसा को उत्कल कहते हैं, आंध्रा को उत्तरी सरकार और तमिलनाडु को कोरोमंडल। ये प्रदेश के हिसाब से, कभी कभी नदी के हिसाब से बांटा जाता है। तो नदी के हिसाब से जब देखेंगे तो नोट कर लीजिएगा, जो उत्तरी सरकार है वो गोदावरी का डेल्टा और कृष्णा का डेल्टा के बीच को उत्तरी सरकार कहते हैं, और ये पुलिकट लेक से लेकर के नागरकोई तक कोरोमंडल कहलाता है। और ऊपर जो आपका वो नदी है गोदावरी, उसके ऊपर का भाग जो है ये उत्कल तट कहलाता है। तो इसका आंध्रा में भी हिस्सा आता है। कभी कभी सिर्फ 2 डिवीज़न भी आपको दिखाई पड़ेंगे, वो कृष्णा नदी के आधार पर बांटे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में एक नदी आप देखोगे कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी के ऊपर का सभी भाग उत्तरी सरकार कहलाता है और नीचे का कोरोमंडल कहलाता है, यानी कि सिर्फ 2 डिवीज़न किए जाते हैं। तो इस तरह से कई प्रकार से अलग अलग पुस्तकों में डिवीज़न है। आप जैसा प्रश्न है वैसा आप कर लीजिएगा। खास करके आप ध्यान रखिएगा कि कोरोमंडल तट जो है वो तमिलनाडु से स्टार्ट होता है, पुलिकट लेक तक जाता है, उसके ऊपर आप उत्तरी सरकार और उसके ऊपर जो है वो उत्कल है। ठीक है, तो इतना आपका ये हो गया डिवीज़न। तो इसमें कितने निकल के आए? जो पूर्वी तट है इसमें निकल के आए 3, एक है उत्कल और दूसरा है उत्तरी सरकार और तीसरा है कोरोमंडल। ऐसे ही आप इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इन मैदानों की विशेषताओं को समझ लेते हैं कि जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए पूर्वी तट की बात कर लेते हैं पहले। पूर्वी तट, पूर्वी तट आपको पता है, पूर्वी तट जो है पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक हमने जैसा भी डिवीज़न बताया था तो वहीं तक है। पूर्वी तट कहाँ से कहाँ तक है? पहला पॉइंट हमारा क्या है कि ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। अब जो प्रायद्वीपीय पठार का ढाल है वो पूरब की तरफ धीमे धीमे ढाल है, इसीलिए नदियाँ धीरे धीरे चलती हैं और लंबी दूरी की नदियाँ जो हैं वो पूर्वी तट की तरफ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ढाल मंद है और इसकी वजह से क्या है, नदियाँ अवसाद जमा करती हैं और डेल्टा बनाती हैं। जितनी भी पूरब की तरफ नदियाँ जाती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा बनने का सीधा सा यही शर्त होता है कि ढाल बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, नदी की स्पीड बिल्कुल धीमी हो जाए, जिससे कि वो जो भी चीज़ें काट करके ला रही वो सब डिपॉजिट हो जाए। तो इधर डेल्टा बनाती हैं। उदाहरण आपके पास है डेल्टा, जैसे कि आप डेल्टा देखना चाहें तो कौन कौन सी नदियाँ जो पूरब की तरफ जा रही डेल्टा बनाती हैं। तो देखिए उड़ीसा में महानदी, एक महानदी का डेल्टा बनता है। इसके बाद आप देखते हैं गोदावरी का डेल्टा बनता है आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आप देखते हैं कृष्णा का डेल्टा बनता है आंध्र प्रदेश में और कावेरी का डेल्टा बनता है तमिलनाडु में। कावेरी का डेल्टा तमिलनाडु में, कृष्णा और ये दोनों आंध्र प्रदेश में और ये उड़ीसा में। तो इस प्रकार से आपके ये उदाहरण हो गए। ढालमंद है, डेल्टा बनाते हैं और क्या है यहाँ पर जो है, चूँकि जब डेल्टा बनाते हैं और नदी में जा कर के ये सारी नदियाँ बहुत सारी गाद जमा करती हैं तो बंगाल की खाड़ी में गाद की अधिकता हो जाती है। गाद का मतलब है वही कटी हुई मिट्टी। तो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ
यानी अवसाद क्या करती हैं, जमा करती हैं, जमा करती हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अगर इधर कोई बंदरगाह बनाना होगा, कोई शिप आपको लेकर के आना होगा यहाँ नदी के किनारे तक, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बंदरगाह बनाना है आपको और ये शिप आपको किनारे तक लाना है, तो ये जो यहाँ पे गाद आ रही है वो सब आपको हटानी पड़ेगी, साफ़ करनी पड़ेगी, तभी ये शिप जो है जहाज़ किनारे तक आ पाएगा। तो इधर जितने भी बंदरगाह ज़्यादातर बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं वो सब कृत्रिम बंदरगाह हैं, यानी कि समुद्र की मिट्टी को साफ़ करके रास्ता बनाया गया है। तो ये जो गाद आ जाती है इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो बंदरगाह हैं वो कृत्रिम हैं, कृत्रिम बंदरगाह पोर्ट बनाने पड़ते हैं, बनाए जाते हैं। अब देखिए ये चूँकि इतना सारा अवसाद जमा करते हैं, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से पूर्वी तट जो है वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं, यानी कि पूर्वी तट मैदान, ये जो मैदान हैं ये अपेक्षाकृत यानी पश्चिम की तरफ से अपेक्षाकृत चौड़े हैं। तो औसत कितना है इनकी चौड़ाई, औसत में 100 से 150 किलोमीटर चौड़े हैं ये मैदान, क्योंकि इधर जमा होती मिट्टी ज़्यादा, और ये चूँकि मिट्टी लेकर के आती हैं दूर से सारी नदियाँ, तो इधर जो मैदान डेवलप होते हैं वो चिकनी मिट्टी उसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से चावल वगैरह की खेती के लिए सर्वोत्तम है। तो इसमें चिकनी मिट्टी ज़्यादा है, चिकनी मृदा, और इस वजह से चावल खेती, चावल की खेती जो है इधर बहुत की जाती है। और एक चीज़ है, ये जो पूर्वी तट है, पूरा मैदान इलाका जो पूर्वी तट का ये मैदान है, ये दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन मानसून। जो यहाँ पे तमिलनाडु का क्षेत्र है ये शीतकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान जो हैं वो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों मानसूनों से प्राप्त करते हैं वर्षा। पूर्वी तट ये क्या करते हैं, ग्रीष्म एवं शीतकालीन वर्षा प्राप्त करते हैं, मानसूनी वर्षा, मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं पूर्वी तट पे। तो ये पूर्वी तट की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, बस इतनी ही आपको जाननी है। बाकी भी जो इधर हैं चीज़ें वो मैं बता दूंगा आपको। अब इसी चीज़ को हम देख लें कि पश्चिमी तट पे क्या है, इसी चीज़ को देखें। पश्चिमी तट, अब देखिए यहाँ पश्चिमी तट में क्या है, ये सभी नदियाँ जो हैं इधर की वो छोटी छोटी नदियाँ हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एक साबरमती है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, इधर आप कर्नाटक में देखोगे सारावती, यहाँ पे केरल में आप देखोगे पेरियार, गोवा में आप देखोगे जुआरी। इस तरह से नदियाँ हैं यहाँ पे। अभी मैं नदियाँ बता दूंगा कौन सी हैं, नाम भी लिख दूंगा बड़ा मैप बना करके। तो ये सभी नदियाँ कम दूरी तय करती हैं और ढाल बहुत तेज होने की वजह से इसके जस्ट विपरीत स्थिति बन जाती है। यानी कि इसकी जो सिचुएशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये तमिलनाडु कन्याकुमारी तक तो ये भी है, लेकिन ये कहाँ से शुरू हो जाता है, कच्छ के रण से। कच्छ के रण से, यहाँ पे कच्छ का रण है, ये कच्छ है, तो कच्छ के रण से शुरू होता है और ये कन्याकुमारी तक ये विस्तार है इसका। यहाँ पे ढाल क्या है, यहाँ पे ढाल तीव्र है, ढाल तीव्र है, तो नदियाँ अवसाद जमा नहीं कर पाती हैं, इसी वजह से डेल्टा नहीं बनाती हैं। जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं एस्चुरी, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी को बनाने में नदी के साथ साथ
आपका जो समुद्र है उस लहरों का भी योगदान होता है। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो आपको हम एस्चुरी के विषय में डिटेल से बता देंगे। तो जो पश्चिमी तट की नदियां हैं, पश्चिमी मैदानों पे बहने वाली, वो डेल्टा न बना करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है कि एस्चुरी का क्यों निर्माण करती हैं या फिर डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती हैं। तो इसलिए नहीं करती हैं, ढाल तीव्र होने की वजह से नदियां अवसाद नहीं जमा कर पाती हैं, और दूसरा कारण है नदियां छोटी हैं, लंबी दूरी से नहीं आती, इसलिए मिट्टी भी कम ला पाती हैं, और कठोर चट्टानें हैं जिससे इनके साथ अवसाद की मात्रा कम होती है। अब ये बंगाल की खाड़ी में तो आपने उधर देखा था बहुत सारा अवसाद जमा होता है, लेकिन ये जो अरब सागर में, अब ये नदियां तो अरब सागर में आ रही हैं तो अधिक गाद नहीं जमा करती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका पॉइंट, अरब सागर में नदियां अत्यधिक गाद नहीं जमा कर पाती, इस वजह से प्राकृतिक बंदरगाह बनाए जाते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, प्राकृतिक बंदरगाह बनते हैं, यानी ऑटोमेटिक वो बंदरगाह ही होता है। बस आप शिप लाइए और सीधे लाके मुंबई के किनारे यहाँ लगा दीजिए आकर के, आपको कोई यहाँ पे कचरा वगैरह भरा मिलेगा ही नहीं यहाँ कहीं। आप कोई भी शिप लाइए, सीधे कोच्चि पे लगा दिए आके, किनारे तक आराम से आपका जहाज़ पहुँच जाएगा। और इधर पहुँचाने के लिए आपको रास्ते की गाद को हर 6 महीने 1 साल में साफ़ करना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है। और पूर्वी तट के मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, लेकिन जो पश्चिमी तट है, जो पश्चिमी तट है वो अपेक्षाकृत क्या हैं, सकरे हैं। अब सकरे हैं क्यों, क्योंकि इधर डेल्टा बनता नहीं है, और डेल्टा यानी मिट्टी का जमाव यानी अवसाद का डिपोजिशन होता नहीं है, और उसी डिपोजिशन की वजह से ही तो मैदान बनता है, चौड़ा होता है। तो इधर ज़्यादा डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए मैदान सकरे हैं। तो इनकी औसत जो चौड़ाई है वो 64 किलोमीटर औसत है। सबसे ज़्यादा चौड़ाई गुजरात में ही पाई जाती है, गुजरात के बाद थोड़ा केरल के क्षेत्र में, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती के क्षेत्र में चौड़े हैं, बाकी सब सकरे हैं। यहाँ पे चिकनी मृदा चावल की खेती उधर ज़्यादा होती है, यहाँ पे चिकनी मृदा के बजाय काली मृदा ज़्यादा है। आपको हमने बताया था कि इधर के क्षेत्र में काली मिट्टी ज़्यादा है, और उस काली मृदा की वजह से यहाँ पर कपास की और गन्ना की खेती जो है वो प्रमुख है। आप एक उदाहरण लिख लें बस, कपास की खेती ज़्यादा की जाती है, और यहाँ पर मसाले किए जाते हैं। केरल में मसालों की खेती भी की जाती है, मसाले। ग्रीष्म एवं शीतकालीन मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो ये पॉइंट इसमें नहीं रहेगा क्योंकि ये दोनों मानसून से वर्षा नहीं प्राप्त करता है, एक ही जो है मानसून यहाँ पे बारिश करता है, ग्रीष्मकालीन वाला अरब सागर शाखा। तो इस प्रकार से पश्चिमी तट और पूर्वी तट में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा और दोनों की विशेषताएं भी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कुछ चीज़ें जो दोनों में आपको एक साथ बता देता हूँ मैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं। जब मैदानों पे आप डिस्कशन कर रहे होंगे तो उनकी चर्चा आपको करनी होगी। जैसे कि इन मैदानों में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। वैसे नदियों पर और बंदरगाह पर हम अलग से चैप्टर करेंगे, लेकिन मैदान के हिसाब से आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस मैदान में, हमने मैदान के नाम आपको अलग अलग बताए, किस मैदान में कौन सी नदी बहती है, तो वो आपको अलग से जानने चाहिए। तो हम देखेंगे नदियाँ और बंदरगाह और झीलें, क्रीक आदि कहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, इन पे बात करेंगे। तो देखिए एक छोटा सा मैप उसी तरह बना लेते हैं। ये आपका कच्छ का रण हो गया, और ये हो गया आपका काठियावाड़। इसके बाद में आप ऐसे आ गए, और ये बंगाल तक पहुंच गए आप। ये अनुपात में ज़्यादा बना दिया है समझाने के लिए आपको, क्योंकि यहाँ काफ़ी चीज़ें आएंगी। अब देखिए यहाँ पर हम नदियाँ पहले देख लेते हैं, मैदानी क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पर बह रही हैं। तो देखिए यहाँ पर आप पहले पश्चिमी तट पे देख लें, जो गुजरात वाला मैदान है यहाँ तक दमन तक, वहाँ तक कौन कौन सी नदियाँ आ जाती हैं। एक नदी आपको साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती
और यहाँ पर गोवा में आपको एक नदी जुआरी, कर्नाटक में सारावती और यहाँ पे केरल में पेरियार। ये नदियाँ प्रमुख रूप से अलग अलग क्षेत्रों में बहती हैं। कौन कौन सी हैं? ये है साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जुआरी, सारावती, पेरियार। ये आपके जो है इधर पश्चिमी तट की तरफ नदियां हैं। अब इधर आप नदियां देखिए, ब्राह्मणी, उसके बाद आप उड़ीसा में देखेंगे महानदी के बाद में आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे गोदावरी, गोदावरी के बाद में आप देखोगे आंध्र प्रदेश में ही कृष्णा, और यहाँ पर आप तमिलनाडु में देखोगे कावेरी। ये जो है इधर की तरफ प्रमुख नदियां हैं। तो अब जब मैदान का आपको डिवीजन करना होगा तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि आप आंध्र के मैदान पे लिख रहे हैं तो गोदावरी और कृष्णा नदियों का जिक्र करेंगे, उत्कल पे लिख रहे हैं तो महानदी जिक्र करेंगे, कोरोमंडल पे लिख रहे हैं तो कावेरी का जिक्र करेंगे। इसी तरह से यहाँ मालाबार में पेरियार लिखेंगे, सारावती आपकी कर्नाटक यानी कन्नड़ वाले में आ जाएगी, जुआरी ये आपकी आ जाएगी कर्नाटक वाले में, और कोंकण वाले में आपकी ये नदियाँ आ जाएंगी, गुजरात वाले में इधर की आ जाएंगी ये। तो ये सभी आप मैप के अनुसार देख लीजिएगा कहाँ पे कौन सी नदियाँ आ रही हैं। तो नदियाँ प्रमुख आपने जान ली। क्या इसको ऐसे भी लिख दें कि इस वाले में आ रहा है, जो कहाँ से डिवीज़न किया गया था उसको भी हम देख लें, तो आप ऐसे डिवीज़न भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका एक डिवीज़न हो गया, ये मान लीजिए आप उड़ीसा, ये है उड़ीसा, और ये आपका डिवीज़न हो गया आंध्र प्रदेश, और ये आपका हो गया तमिलनाडु। अब उसी अनुसार मैदान का नाम भी आपको पता हो जाएगा। इधर आप देखें तो ये आपका डिवीज़न हो गया गुजरात वाला, गुजरात, और ये जुआरी नदी यानी गोवा, ये आपका हो गया कोंकण, और कोंकण के बाद में ये मंगलौर तक का आपका हो गया कन्नड़, जैसा पीछे भी बताया था पूरा। और ये जो है ये इलाका आपका हो गया केरल का यानी मालाबार। और इधर भी अगर लिख दें तो तमिलनाडु या कोरोमंडल आप कह सकते हो, कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश यानी उत्तरी सरकार, उड़ीसा माने उत्कल। मैदान के नाम से भी प्रदेश के नाम से भी, दोनों नाम से आप जान जाएंगे। तो ये डिवीज़न है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए प्रमुख आपसे पोर्ट बंदरगाह भी पूछे जा सकते हैं। कौन से, जैसे उत्कल में कौन से बंदरगाह हैं, आंध्र प्रदेश में कौन से बंदरगाह हैं, तो कौन कौन से बंदरगाह कहाँ पर आपके मिलेंगे, उसका एक अलग से फिगर बना लेंगे तभी आसान रहेगा। तो देखिए ये आपका नदी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम जल्दी से देख लेते हैं पोर्ट और झीलें वगैरह, क्रीक वगैरह। पोर्ट को देखिए, पोर्ट पे अलग चैप्टर होगा, लेकिन यहाँ मैदान में आपको चीज़ें समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे आपका एक पोर्ट पड़ेगा कांडला, गुजरात में कांडला। ये बिल्कुल जो टिप है काठियावाड़ पेनिनसुला की, ये है ओखा। यहाँ पे आप देखोगे एटलस में मिलाओगे तो मिलेगा पोरबंदर।
पोरबंदर, ये और ज़्यादा अंदर की तरफ है। इस तरह से पूरा ऐसे। यहाँ आप देखोगे तो मिलेगा भड़ौच, भड़ौच के बाद सूरत, भड़ौच के बाद आपको मिलेगा अंकलेश्वर, अंकलेश्वर के बाद आपको सूरत मिलेगा, दमन मिलेगा। इस तरह से है। यह है आपका भड़ौच, भड़ौच, अंकलेश्वर, सूरत, और सूरत के बाद आप महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो ये आपका पड़ेगा मुंबई। गोवा में आपका मार्मगांव। मुंबई में एक और है, इसी के नीचे आपका पड़ेगा नवी मुंबई, नवी मुंबई। नवी मुंबई का दूसरा नाम क्या है वो हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे मंगलौर, कर्नाटक में मंगलौर, अलग कलर से लिख देते हैं ताकि स्टेट भी आपको पता हो जाए। गोवा का है ये मार्मगांव, और ये आपका कर्नाटक का है मंगलौर। और फिर आ जाइए कोच्चि में, यानी केरल में, केरल में कोच्चि। ये जो है बंदरगाह इधर साइड में हैं प्रमुख प्रमुख। अब कहाँ पे कौन सा पड़ेगा, आराम से आप किस मैदान में कौन सा पड़ रहा है वो डिसाइड कर सकते हो। ये जितने रेड वाले लिखे हैं ये सभी आपके गुजरात वाले में हैं। ये जो मार्मगांव तक ये आपके हैं कोंकण में, मंगलौर आपका है कन्नड़ में यानी कर्नाटक तट पे, और कोच्चि आपका मालाबार तट पे। तो इतने अलग अलग आप डिवीज़न कर सकते हो। यानी कि ये वाले जो पोर्ट हमने बताए ये सब किस मैदान में हैं, ये सब गुजरात मैदान में हैं, गुजरात तट। ये जो बम्बई, नवी मुंबई और मार्मगांव ये हैं सब कोंकण में, कोंकण में। और मंगलौर किस में है, कन्नड़ में, कन्नड़ तट पे। और कोच्चि किस पे है, मालाबार, मालाबार तट। ये इधर के हैं। अब इधर देखिए, अगर हम कलकत्ता से शुरू करें तो आप यहाँ पे कलकत्ता है, कोलकाता, कोलकाता अंदर है। कोलकाता के बाद में हल्दिया, हल्दिया, ये दोनों वेस्ट बंगाल में हो गए। उड़ीसा का जो सबसे प्रमुख है पारादीप, पारादीप। अब आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख ले लीजिए। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, पट्टनम। और यहाँ पे अगर तमिलनाडु में आएंगे तो आपका एक पड़ेगा चेन्नई, चेन्नई। और एक पड़ेगा आपका यहाँ पे चेन्नई, और एक पड़ेगा आपका नागपट्टनम। बहुत से बंदरगाह हैं, ये सिर्फ हमने आपको एग्जाम्पल दिए कि अलग अलग तटों पे अलग अलग कौन कौन से बंदरगाह आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वेस्टर्न की तरफ कम है, इधर आपको बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मिलेगी क्योंकि इधर पर उपजाऊ और चौड़े मैदान है। तो आपका जो पूर्वी तट का मैदान है यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है मैदान में। अब देखिए कुछ झीलें भी हैं। तो दो प्रमुख झीलें आपकी वेस्टर्न साइड में हैं और दो प्रमुख झीलें जो लेगून हैं वो आपकी पूर्वी साइड में भी हैं। यानी पूर्वी तटीय मैदान में भी दो प्रमुख लेगून हैं और दो प्रमुख लेगून झीलें आपके पश्चिम तट मैदान पर भी हैं। तो उनको भी जल्दी से एक डायग्राम में बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उधर का भी स्टेट में बता दूं, ये वेस्ट बंगाल से हैं, ये उड़ीसा में है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये तमिलनाडु में है। चलिए
क्रीक को बता देता हूं मैं आपको, और मैदान आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए प्रमुख लैगून झीलें, तो जो केरल है यानी मालाबार तट है जो, यहाँ पर दो प्रमुख लैगून झीलें हैं। इस तरह से दो लैगून झीलें बनाइए। लैगून का मतलब है समुद्र की तरफ उनका रास्ता खोल दीजिए, समुद्र से लगी हुई। तो एक ये लैगून झील है, ये है बिम्बनाड। बिम्बनाड लैगून की बात कर रहे हैं हम। लैगून और झीलें जो मैदान में हैं, बिम्बनाड, और एक है ये अष्टामुडी या अस्थामुडी। तो ये दो जो झीलें हैं, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों लैगून हैं, ये बैक वाटर हैं, यानी पश्च जल इसको बोलते हैं। पश्च जल यानी वापस समुद्र का जल इधर अंदर आ जाता है ज़मीन के अंदर, उससे झील बन जाती है, तो पश्च जल है। और इनको क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है कयाल। कयाल नाम दिया जाता है, नाम क्षेत्रीय नाम है, ये क्षेत्रीय नाम। क्षेत्रीय नाम इसको कयाल कहा जाता है, लैगून को ही। और दो प्रमुख लैगून हैं, दोनों कहाँ हैं? दोनों केरल में हैं। अब इधर क्षेत्र में देखिए, आपको एक लैगून मिलेगी उड़ीसा में, एक लैगून मिलेगी उड़ीसा में, इसका नाम है चिल्का, चिल्का लैगून झील। ये कहाँ है? उड़ीसा में, ओडिशा। और एक आपको मिलेगी यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, ये है पुलिकट। पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, ये पुलिकट है। और एक झील और है यहाँ पे, ये लैगून नहीं है, ये है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। और ये आंध्र प्रदेश में है, दो नदियों के बीच में है, एक नदी इधर एक नदी इधर। ये है गोदावरी और ये है कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में एक झील है कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है। तो इधर तीन प्रमुख झीलें हैं मैदानों में, दो प्रमुख झीलें इधर भी हैं। और भी बहुत सी झीलों का अलग से चैप्टर होगा, लेकिन ये झीलें जो मैदान में, तटवर्ती मैदान में स्थित हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर डिस्कस किया। अब क्रीक की बात करते हैं। क्रीक क्या है? क्रीक होता है जैसे कि कहीं समुद्र के किनारे का धरातल है और यहाँ पे इस तरह से काट करके समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, नमकीन दलदली क्षेत्र बना देता है, तो इस तरह से इनको क्रीक कहा जाता है। ये सब इधर ज़्यादा है, कटापटा क्षेत्र ज़्यादा इधर पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके कई क्रीक हैं, यहाँ पे दो तीन आप नाम जान लें, खास करके गुजरात के ही क्षेत्र में है। यहाँ पे एक है सर क्रीक, सर क्रीक, और यहीं पे है एक कोरी क्रीक और कोन क्रीक। बस बहुत हैं तीन नाम। ये तीनों यहीं कच्छ के रण में हैं, कच्छ का रण। तो इस तरह से ये आपने देखा कि हमारे दोनों ही तटों पर समुद्र के किनारे किनारे हमारे देश में पतले सकरे मैदान डेवलप हुए हैं, जो कि नदियों के द्वारा और समुद्र की लहरों के द्वारा और प्लेट टेक्टोनिक्स तीनों के संयुक्त प्रयास से बने हुए हैं। उनको हमने अलग अलग क्षेत्रों में नाम देखे और उनमें कौन सी नदियाँ, कौन सी झीलें, किस प्रकार की मिट्टी, कौन सी फसलें इत्यादि होती हैं, इन सब बातों पर हमने डिस्कस किया। तो इस प्रकार से जो हमारा भारत का भौतिक विभाजन वाला सेक्शन था वो पूरा हो गया है। अब हम यहाँ से अपवाह तंत्र शुरू करेंगे या फिर हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे और मानसून वगैरह को पढ़ेंगे। तो पहले हम अपवाह तंत्र को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे सेक्शन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।